नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आप लोगों के जो शानदार कमेंट्स आते हैं, आप सभी लोग निरंतर नमस्ते प्रणाम करते रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यही हार्दिक इच्छा है और इसी तरह शानदार कमेंट्स भी भेजते रहें। देखिए, कल हमने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था, स्वराज दल के बारे में बताया था, साइमन कमीशन के बारे में बताया था, सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया था। ठीक है, कुछ इतिहास में ऐसी संख्याएं होती हैं, कहीं कहीं उनमें कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति भी आ जाती है कि वो ये नहीं कि केवल विद्यार्थियों को ही आती, कभी कभी टीचर को भी भ्रम की स्थिति भी आ जाती है। उससे घबराने की बात नहीं होती, ना वो सामान्य बातें होती हैं। कल हमने आपको स्वराज दल के बारे में बताया था, वहाँ थोड़ा सावधान होकर सुन लीजिएगा। तो देखिए, स्वराज दल का जब स्वराज दल ने चुनाव में भाग लिया तो हमने कल बताया था कि 104 सीटों में 45 सीटें प्राप्त हुई। तो वास्तव में निर्वाचन 101 सीटों पर हुआ था। हाँ, तो आपको जो 104 लिखे हैं, चूँकि निर्वाचन 101 सीटों पर हुआ था, तो ये रहेगा कि 101 सीटों पर निर्वाचित 101 सीटों पर आप देखेंगे 45 सीटें जो है स्वराज दल को प्राप्त हुई थी। तो 104 की जगह 101 कर लेंगे, ठीक है। और उसमें 45 सीटें स्वराज दल को प्राप्त हुई थी। यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आपको सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ। वास्तव में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उन राष्ट्रीय आंदोलनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में अगर देखा जाए तो 1928 में ब्रिटिश सरकार के सामने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और कहा गया था कि 1 वर्ष के अंदर इसे लागू करें, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं की। इससे कांग्रेस में और लोगों में असंतोष व्याप्त था। तो एक तो ये कारण नेहरू रिपोर्ट का ना लागू किया जाना। फिर 1929-30 आर्थिक मंदी का दौर था। इस आर्थिक मंदी के दौर में पूंजीपति, व्यापारी, शिल्पी, किसान सब आर्थिक असंतोष के दौर से गुजर रहा था। तो इस कारण से भी लोगों में असंतोष था। और फिर आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियां, साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो भीषण लाठीचार्ज, क्रांतिकारियों को कठोर दंड की व्यवस्था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से लोगों के नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो ये सब घटनाओं से इस समय देश में सरकार के विरुद्ध भारी असंतोष व्याप्त था। और फिर ऐसे में सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन करना बहुत ज़रूरी था। और फिर इन्हीं सब कारणों से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो हमने बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। उन कारणों को हमने आपको समझाया कि इन्हीं परिस्थितियों में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं, ठीक है। अब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू करते हैं वो आपको बताते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार के सामने 11 सूत्री अपनी मांग प्रस्तुत की। गांधी जी का पत्र था यंग इंडिया, इसी में इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे छापी और कहा कि यदि सरकार इन्हें मान ले तो अच्छी बात है, अगर सरकार हमारी ये 11 सूत्री मांगे नहीं मानती हैं तो हम सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, ये गांधी जी ने कहा। लेकिन अब ये 11 सूत्री जो मांगे थी, इसमें न तो पूर्ण स्वराज गांधी जी ने मांगा था, ना अधिराज्य मांगा था,
इसमें जनता के हित के लिए कुछ मांगे थी। उदाहरण के लिए भू राजस्व में आधे की कमी कर दी जाए, सेना के खर्च में आधे कटौती कर दी जाए, सिविल अधिकारियों के वेतन में आधे की कटौती कर दी जाए, आयात वस्तु मतलब विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी कर दी जाए, नमक पर से टैक्स समाप्त कर दिया जाए, भारतीयों को भी अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, शराब की दुकानों पर बिक्री प्रयोग पर रोक लगाई जाए और जो सीआईडी विभाग है उसे समाप्त किया जाए और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। जो राजनीतिक बंदी हैं उन पर कोई हिंसा का मुकदमा नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। इस तरह से गांधी जी की ये 11 मांगे थी, लेकिन इनमें कहीं भी स्वराज्य की मांग नहीं थी, स्वतंत्रता की मांग नहीं थी। लेकिन फिर भी सरकार ने गांधी जी की इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में गांधी जी ने 6 मार्च 1930 को पुनः वायसराय, लॉर्ड इरविन थे इस समय, लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आप हमारी ये 11 मांगे नहीं मानते हैं तो हम शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन वायसराय फिर नहीं ध्यान दिया और नहीं दिया तो इसी को फिर लागू किया गांधी जी ने। और फिर आप देखेंगे कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा, दांडी मार्च प्रारंभ किया। अब ये दांडी मार्च क्या है वो आपको बताते हैं। आप देखेंगे कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से अगर देखा जाए तो इन्होंने गुजरात में ही समुद्र तट पर एक स्थल स्थित है दांडी, नवसारी जिले में है ये, यहाँ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसी को दांडी मार्च कहते हैं। अब गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इन 78 अनुयायियों में सबसे ज़्यादा 31 अनुयायी गुजरात के ही थे। उत्तर प्रदेश से भी 8 अनुयायी थे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देना है तो उत्तर प्रदेश से दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे वो याद रखिएगा, 8 लोग गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दांडी यात्रा में एक अमेरिकी पत्रकार, अमेरिका का एक पत्रकार वेब मिलर भी सम्मिलित था। यह भी गांधी जी के साथ यात्रा में शामिल था। ठीक है, तो ये जो अहमदाबाद से और दांडी तक की यात्रा गांधी जी ने की, इसी को दांडी मार्च कहते हैं। ठीक है, अब लगभग 24 दिन की ये यात्रा रही और 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले में स्थित दांडी पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये दांडी पहुंच गए और यहाँ पहले से ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार इकट्ठा हो गए थे कि गांधी जी पहुंच रहे हैं दांडी, जरूर कुछ बोलेंगे। तो यहाँ गांधी जी पहुंचने के बाद यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मुझे पूरे विश्व की सहानुभूति चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने पूरे विश्व से सहानुभूति मांगी थी। अब 5 अप्रैल को पहुँच गए थे, लेकिन आगे 6 अप्रैल को अगर देखा जाए तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में अवैध रूप से नमक बना करके, चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, हम विनय पूर्वक अत्याचारी कानूनों का उल्लंघन करेंगे, ये है आंदोलन, कि हम आंदोलन में क्या करेंगे, ऐसे कानून जो अत्याचारी हैं उनका उल्लंघन करेंगे। ठीक है, अब नमक बनाना, नमक के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, हर व्यक्ति बना नहीं सकता था, जबकि ये आम ज़रूरत की वस्तु है। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, नमक सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी ने अवैध रूप से, प्रतीकात्मक रूप में अब अवैध रूप से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। और फिर इसीलिए, क्योंकि इन्होंने नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नमक सत्याग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। आगे अगर आप देखें तो 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया।
तो 5 मई को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं और इन्हें पूना में यरवदा जेल, प्रसिद्ध जेल है आज भी, तो यहाँ जो है गांधी जी को बंद किया गया। ठीक है, अब गांधी जी जब जेल चले गए तो अब इस आंदोलन का नेता कौन बना? तो आप देखेंगे कि गांधी जी के जेल जाने के बाद गांधी जी का स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। इसे भी नोट कीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेता कौन बना था? तो कौन बना था? अब्बास तैयब जी बने थे। ठीक है, चलिए, एक तो ये चीज़। अब गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि वो धरासना, गुजरात में एक स्थान है, धरासना में जो नमक फैक्ट्री है, यहाँ धावा बोलेंगे और यहाँ से नमक लेकर के जनता में बांटेंगे। लेकिन इससे पहले ही ये गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये गांधी जी की योजना थी धरासना नमक कार्यशाला पर धावा बोलने के लिए, लेकिन गांधी जी गिरफ्तार हो गए। इसी को लागू करते हुए 31 मई 1930 को सरोजिनी नायडू और इनके साथ अली इमाम साहब, ठीक है, दोस्त अली इमाम, ठीक है, दोस्त अली इमाम और गांधी जी के एक पुत्र मणिलाल गांधी, इन लोगों के नेतृत्व में 31 मई को धरासना की तरफ जो है सत्याग्रही आंदोलनकारी कूच कर गए। पुलिस को पता चला, पुलिस ने आंदोलनकारियों पर भीषण लाठीचार्ज किया, बड़ी संख्या में आंदोलनकारी घायल हो गए। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी इसमें था, ये पत्रकारिता रिपोर्टिंग कर रहा था, अमेरिका से आया था, और वेब मिलर ने अपने पत्र न्यू फ्री मैन, इसके लिए ये रिपोर्टिंग कर रहा था। तो वेब मिलर ने धरासना के नृशंस लाठीचार्ज का आंखों देखा वर्णन अपने अखबार न्यू फ्री मैन में किया है। तो यहाँ ये प्रश्न है कि धरासना के लाठीचार्ज का आंखों देखा वर्णन किस पत्रकार ने किया है? तो उत्तर होगा अमेरिका का एक पत्रकार वेब मिलर। किस अखबार में? न्यू फ्री मैन में। वो इस समय धरासना में ही था जो है। तो इस तरह से धरासना का आंदोलन आप देखेंगे कि पुलिस ने क्रूरता के साथ दमन किया। ठीक है, अब आगे अगर आप देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह देखते देखते पूरे देश में फैल गया। ठीक है, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अगर आप देखें, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खां ने किया। अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमा का गांधी। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत आजकल पाकिस्तान में है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खां ने किया। इन्होंने क्या किया कि उत्तमंजाई गांव में अहिंसक आंदोलनकारियों का एक दल गठित किया और दल का नाम रखा खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, याद रखिएगा सब, हर लाइन में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। जितनी लाइन सुनेंगे हर लाइन से कोई ना कोई प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल लाइन मिस मत कीजिएगा। तो उत्तमंजाई गांव में अब्दुल गफ्फार खां ने अहिंसक आंदोलनकारियों का एक दल गठित किया, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, अब इस दल के जो सदस्य होते थे वो लाल रंग की वर्दी पहनते थे, लाल ड्रेस, और यही कारण है कि इनको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो इसी को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी कौन थे?
अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। तो इन्होंने, आप देखेंगे कि ये खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया। इसके सदस्य अहिंसक आंदोलनकारी थे, ठीक है। अब इसी समय आप देखेंगे कि आंदोलनकारियों ने पेशावर पर भी अधिकार कर लिया। सरकार ने आंदोलनकारियों के दमन के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा और इन्हें आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के एक सिपाही चांद सिंह गढ़वाली के आग्रह पर आप देखेंगे कि सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी कि जब सेना जो है सरकार की आज्ञा मानने से इनकार कर दे। परिणाम क्या हुआ कि गढ़वाल रेजिमेंट को जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 18वीं गढ़वाल रेजिमेंट थी, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भी ये नमक सत्याग्रह या सविनय आज्ञा आंदोलन हुआ। फिर आप पूर्वोत्तर भारत मणिपुर में अगर देखें, यहाँ पर नागा आदिवासियों ने आंदोलन किया जो है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नागाओं ने जो आंदोलन किया यदुनाग के नेतृत्व में, तो यहाँ पर यदुनाग के नेतृत्व में नागाओं ने आंदोलन किया और इन्होंने पूर्ण असहयोग और करबंदी का आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो जिया तरंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यदुनाग थे, ठीक है। अब यहाँ पर नागा हिंसक हो गए। परिणाम ये हुआ कि यदुनाग पर हिंसा हत्या का मुकदमा चलाया गया और उसी केस में इनको फांसी दे दी गई। अब यदुनाग को जब फांसी दे दी गई तो इनकी 13 वर्षीय बहन थी गैड निल्लू, इन्होंने नागाओं का नेतृत्व किया और सरकार ने गैड निल्लू को भी गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दी। गैड निल्लू जो है देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा समय तक जेल में रहने वाली महिला थी। यानी आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा समय तक जेल काटने वाली महिला कौन थी, तो उत्तर क्या देंगे, गैड निल्लू, ठीक है। ये नागा आदिवासी महिला थी। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश इन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा। ये स्टेटमेंट नेहरू जी का है उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो इस तरह से पूर्वोत्तर भारत में भी ये आंदोलन चला। फिर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी ये आंदोलन चला। और उत्तर प्रदेश गुजरात में जो है भू राजस्व न देने का आंदोलन चला कि सरकार को भू राजस्व नहीं अदा किया जाएगा, इस तरह का आंदोलन चला। फिर आप देखेंगे कि पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार में चौकीदारी का कर ना अदा करने का आंदोलन चला कि चौकीदारी का कर हम नहीं अदा करेंगे, इस तरह का आंदोलन चला। फिर आगे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यहाँ जंगल कानून का उल्लंघन का आंदोलन चला कि हम जंगल कानून का उल्लंघन करेंगे, ठीक है। तमिलनाडु में आप देखेंगे कि श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ और इन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य तक पग यात्रा की, पैदल यात्रा की, तिरुचिरापल्ली से लेकर कहाँ तक, वेदारण्य तक, ठीक है। ये इन्होंने पैदल यात्रा की। आंध्र प्रदेश में जो है नमक सत्याग्रह के लिए शिबिरम नामक मुख्यालय बनाए गए, ठीक है। तो इस तरह से देखते देखते पूरे भारतवर्ष में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस दौरान आप देखेंगे कि अत्याचारी कानूनों का उल्लंघन किया गया, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया,
तो इस तरह के सारे कार्य इस आंदोलन के दौरान संपन्न होते हैं। ठीक है, सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ इस आंदोलन का दमन किया। सारे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यद्यपि 1931 में एक समझौते के द्वारा गांधी जी ने इसे स्थगित किया था, लेकिन बाद में पुनः इसे शुरू कर दिया गया और ये छिटपुट रूप से 1934 तक ये आंदोलन चला। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम अगर देखें तो यद्यपि यह असफल रहा, क्योंकि इससे न तो देश को आज़ादी मिली और न ही गांधी जी के 11 मांगों को सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन फिर भी यह आंदोलन महत्वपूर्ण रहा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में इस आंदोलन का विशेष योगदान रहा और इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को बढ़ा दिया। इसमें छात्रों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ जाती है। तो ये हमने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उन्नीस सौ 30। ठीक है, देखिए 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया और उसी रिपोर्ट के बाद फिर सरकार ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया। इसका मूल उद्देश्य क्या था? गोलमेज सम्मेलन करने का मूल उद्देश्य था कि भारत की संवैधानिक समस्याओं का, राजनीतिक समस्याओं का निराकरण करना, भारत की राजनीतिक एवं संवैधानिक समस्याओं का निराकरण करना। ठीक है, अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड इन्होंने किया। ठीक है, अब इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, जिनमें 16 तो ब्रिटिश संसद के विभिन्न दलों के सदस्य थे, शेष भारतीय थे। भारतीयों में भी 16 जो है देसी नरेश थे। प्रमुख लोगों में अगर देखा जाए तो उदारवादी दल के नेता तेज बहादुर सप्रू इसमें शामिल हुए, प्रमुख लोगों में ये थे। फिर आप देखेंगे कि हिंदू महासभा के MR जयकर, BS मुंजे, ये लोग शामिल हुए। मुस्लिम लीग के कई नेता शामिल हुए, जिनमें महत्वपूर्ण थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद शफी, ये सब। दलितों के नेता डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, तो ये लोग इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, क्योंकि जिस समय यह सम्मेलन शुरू हुआ सभी कांग्रेसी नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के कारण जेल में थे और इसलिए उनको आमंत्रित नहीं किया गया। अब सम्मेलन की शुरुआत तेज बहादुर सप्रू ने किया और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से एक भारत संघ के निर्माण, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता जैसे बिंदुओं पर विचार किया गया। लेकिन सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों में भारी मतभेद देखने को मिला।
अतः ये सम्मेलन स्थगित कर दिया गया और ये कहा गया कि आगे फिर सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब चूँकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था और कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला, तो सरकार को भी लगा कि कांग्रेस से समझौता करना चाहिए और अगले सम्मेलन में कांग्रेस को बुलाना चाहिए। और इसी का परिणाम था कि जनवरी 1931 में गांधी जी सहित कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को रिहा कर दिया गया। एक तरफ उनकी रिहाई हो जाती, दूसरी तरफ तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर जैसे नेता गांधी जी से मिले और सरकार से समझौता करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आगे गांधी जी का वायसराय इरविन के साथ एक समझौता होता है, उसी को हम गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। तो आगे की जो घटना है वो यही है। गांधी इरविन पैक्ट। 1931, ठीक है। तो देखिए 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी जी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है और इसी समझौते को हम गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम इस नाम से जानते हैं। अब इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे? पहली चीज़ तो ये थी कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे। ये क्या करेंगे? स्थगित करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ यह है कि गांधी यानी कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है। तीसरी चीज़ यह है कि नमक पर से टैक्स समाप्त किया जाएगा, ठीक है। चौथी चीज़ यह है कि उन राजनीतिक बंदियों को जिन पर हिंसा का मुकदमा नहीं है, ये हिंसा का मुकदमा नहीं है, उन बंदियों को क्या किया जाएगा? रिहा किया जाएगा, ठीक है। चौथी चीज़, राजनीतिक बंदियों की कुर्क की गई संपत्ति वापस की जाएगी। तो इस तरह से समझौते के मुख्य बिंदु ये था। तो इस समझौते के द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। सरकार ने उन राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जिन पर हिंसा का मुकदमा नहीं था, नमक पर से टैक्स समाप्त किया और राजनीतिक बंदियों की संपत्ति जो कुर्क की गई थी उन्हें वापस करने का कार्य किया, ठीक है। तो ये गांधी इरविन पैक्ट था, ठीक। अब गांधी इरविन पैक्ट का जो प्रारूप था, इस पैक्ट का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था, इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। एक तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस समझौते से गांधी जी को कुछ लाभ अवश्य मिला कि भाई राजनीतिक बंदियों की रिहाई होगी, नमक पर से टैक्स समाप्त होगा। तो लॉर्ड इरविन के जीवनी लेखक एलन कैंपबेल जॉनसन थे। इन्होंने इस समझौते से गांधी जी को प्राप्त लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है कि यह सांत्वना पुरस्कार था गांधी जी के लिए। तो यही गांधी इरविन पैक्ट था, ठीक है। अब गांधी इरविन पैक्ट के तुरंत बाद जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ।
ये भी मार्च 1931 में ही हुआ, इस समझौते के बाद। अब मार्च 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया, एक तो ये। और इस अधिवेशन में आप देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट की पुष्टि कर दी गई कि गांधी इरविन जो पैक्ट है उसे कांग्रेस उसे स्वीकार करती है। यहाँ नेहरू ने मूल अधिकार एवं कर्तव्य नामक एक शीर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और आर्थिक विकास का एक प्रस्ताव भी इसमें प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सारे सम्मेलन लंदन में ही होते हैं, तो इसमें कुल 31 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में सबसे कम प्रतिनिधि इसी में उपस्थित हुए थे। और इस सम्मेलन में कांग्रेस भी उपस्थित होती है। ठीक है। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है। यद्यपि गांधी जी के आग्रह पर आप देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू को व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो ये लोग भी गए, ये भी कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से इनको आमंत्रित किया गया था। बाकी आप देखेंगे कि उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू इसमें उपस्थित हुए। बाकी मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना उपस्थित हुए। दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपस्थित हुए। तो ये सब लोग जो है इसमें मुख्य लोग थे। टोटल 31 लोग थे इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है, उसी तरह दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। अंबेडकर के इस मांग का गांधी जी ने विरोध किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि दलित हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और उसे हिंदुओं से अलग नहीं किया जा सकता। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ ये सांप्रदायिक मुद्दा काफ़ी उभर करके सामने आया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने सरकार से स्पष्ट किया कि सबसे पहले सरकार देश को अधिराज्य का दर्जा दे दे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे, लेकिन सरकार ने गांधी जी की मांग को स्वीकार नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि गांधी जी निराश हो करके ब्रिटेन से, इंग्लैंड से स्वदेश वापस आ गए। गांधी जी वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन देश की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। और इसके बाद गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और जब दोबारा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए तो इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार करके फिर से पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। तो दोबारा गांधी जी फिर से उसी जेल में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो जाता है। अब इधर सरकार ने फूट डालो, बांटो और राज्य करो की नीति अपनाई और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखें न सरकार ने एक सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की। सांप्रदायिक पुरस्कार। ठीक है। अब यह सांप्रदायिक पुरस्कार क्या है ये देखते हैं। देखिए 16 अगस्त 1932 को
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की और इस सांप्रदायिक पुरस्कारों में समाज के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रांतीय विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण किया गया और उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसी को सांप्रदायिक पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्यवस्था प्रांतीय विधान परिषदों के लिए थी। एक तो ये केंद्र के लिए नहीं थी, प्रांतीय विधान परिषदों के लिए थी। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इस सांप्रदायिक पुरस्कार में जो दलित समाज था तो दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया और इन्हें अल्पसंख्यक माना गया, और दलितों को अल्पसंख्यक मान करके इनके लिए सीटें भी सुरक्षित की गईं और इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी कर दी गई। तो ये सांप्रदायिक पुरस्कार था। यानी हिंदुओं का पहले सरकार ने हिंदू मुसलमान को बांटा, अब हिंदुओं में भी बंटवारा कर दिया, हिंदुओं में भी फूट डालने का काम कर दिया। ठीक है, अब इस घोषणा के बाद जब गांधी जी जेल में थे, जब गांधी जी को इसकी सूचना मिली तो गांधी जी बहुत दुखी हुए और फिर आप देखेंगे कि गांधी जी पूना के जेल में ही 20 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि जब तक ये कानून समाप्त नहीं होगा हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। अंत में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे नेता गांधी जी और अंबेडकर से मिले और दोनों के बीच एक समझौते का फार्मूला निकाला और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं। पूना में चूंकि ये समझौता हुआ तो क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। इस समझौते में दो मुख्य बातें थीं। पहली बात तो यह है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि प्रांतों में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थी, आरक्षित सीटें 71 से बढ़ा करके 147 कर दी जाएंगी। 71 थी अभी तक, वो बढ़ाई जाएंगी, 147 की जाएंगी और इस तरह से दलितों के लिए ये सांप्रदायिक जो पुरस्कार था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो यही सांप्रदायिक पुरस्कार था। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में आयोजित हुआ। इसमें कुल 46 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित ही नहीं किया, ऐसे दल को आमंत्रित ही नहीं किया जिससे सरकार के विरोध की संभावना थी। ज़्यादातर इसमें उदारवादी नेता या सांप्रदायिक नेताओं को बुलाया गया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें तेज बहादुर सप्रू उदारवादी नेता थे, ये भी सम्मिलित हुए और दलितों के नेता डॉक्टर अंबेडकर भी इसमें सम्मिलित हुए। ठीक है, और ये दो ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होते हैं, ये भी ध्यान में रखें। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। कुल मिला के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में एक औपचारिकता की पूर्ति की गई और मुख्य रूप से ये कहा गया कि भविष्य में भारत का एक संवैधानिक दस्तावेज तैयार होगा जिसमें भारत संघ
की व्यवस्था होगी, केंद्र में द्वैध शासन होगा, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। इस तरह की एक औपचारिकता के साथ ये सम्मेलन समाप्त हो जाता है। इस सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, ठीक है, और इस श्वेत पत्र में भारत के संवैधानिक उपबंधों का जिक्र किया गया था। फिर आप देखेंगे कि अप्रैल 1933 में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को मिलाकर एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संयुक्त प्रवर समिति, दोनों सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो ब्रिटेन के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये अब इस संयुक्त प्रवर समिति का कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि भारत के संवैधानिक उपबंधों का मूल्यांकन करना। श्वेत पत्र में जो भारत का संवैधानिक उपबंधों का जिक्र किया गया था, उसी का मूल्यांकन करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि 1934 में 11 नवंबर 1934 को संयुक्त प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया और वही भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में पारित हो गया। तो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ है। यह अधिनियम हम आगे एक अलग लेक्चर में आपको समझाएंगे, ठीक है। 1935 के अधिनियम की सबसे मुख्य बात थी प्रांतों को स्वायत्तता दिया जाना, और जब प्रांतों को स्वायत्तता दी गई तो अब क्या होगा? प्रांतों में चुनाव होंगे, प्रांतों में स्वतंत्र सरकारें बनेंगी। तो अब आगे हम इसी को देखते हैं, प्रांतीय चुनाव, ठीक है, 1937। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, और उसी अधिनियम के अनुसार फिर 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, ठीक है। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। अनेक दल इस चुनाव में सम्मिलित हुए, ठीक है। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व वाली प्रजा कृषक पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, मध्य प्रांत महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व वाली श्रमिक कामगार पार्टी। तो इस तरह से कांग्रेस भी सम्मिलित हुई, मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई। तो 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं, ठीक। अब इन चुनाव में कांग्रेस भी भाग लेती है। इन 11 प्रांतों में 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 11 में से 5 प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये 5 प्रांत थे जहां पूर्ण बहुमत। फिर बंबई में भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के नज़दीक थी, केवल एक सीट कम थी, तो एक सीट कम थी, वरना पूर्ण बहुमत यहाँ भी था, ठीक है। तो ये इस तरह से कुल 6 प्रांत हो गए जहाँ तुरंत कांग्रेस की सरकार बनी। फिर इसके बाद आप अगर देखें तो असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किसी को बहुमत नहीं मिला था, किसी दल को, लेकिन यहाँ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस को भी बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। तो इन दोनों प्रांतों में कांग्रेस अन्य दलों के साथ मिलकर के सरकार बना ली। तो अब हो गए 8 प्रांत जहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई।
केवल 3 प्रांत थे 11 में जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उनमें बंगाल थे, यहाँ फजलुल हक के नेतृत्व में प्रजा कृषक पार्टी की सरकार बनी, मुस्लिम लीग का सहयोग था इसे। दूसरा पंजाब था, यहाँ सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, इसे भी मुस्लिम लीग का सहयोग। और सिंध में अब्दुल्ला के नेतृत्व में स्वतंत्र दल की सरकार बनी। ठीक है, तो 3 प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध थे जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अब कांग्रेस की सरकार को देखा जाए तो कांग्रेस की 8 प्रांतों की सरकारों ने अपने अपने प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य किया, किसानों के कर्ज की समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य किया, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए कार्य किया और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भी कार्य किया। हाँ, तो ये सब कार्य जो है कांग्रेस अपने प्रांतों में करती है। मुस्लिम लीग चूँकि सफलता नहीं पा सकी थी चुनाव में, इसलिए उसने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने प्रांतों में रह रहे मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, और इसके लिए पीरपुर के राजा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की। पीरपुर रिपोर्ट में ये मनगढ़ंत कहानी रच दी गई कि कांग्रेस मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, जो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, 28 महीने तक कांग्रेसी सरकारों ने अपने प्रांत में शासन किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को सम्मिलित कर देता है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि भाई विश्व युद्ध के क्या उद्देश्य हैं, इसे आप स्पष्ट कीजिए। लेकिन सरकार स्पष्ट नहीं किया, और यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित करने के विरोध में 8 प्रांतों की कांग्रेसी सरकार ने नवंबर 1939 में इस्तीफा दे देते हैं। 8 प्रांतों की सरकारों ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग बहुत प्रसन्न हुई और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, ये प्रांतीय चुनाव के बारे में हमने चर्चा की। अब इधर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच में, और फिर इसी बीच में एक आता है अगस्त प्रस्ताव 1940। अब यह अगस्त प्रस्ताव क्या है, कैसे आया, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राज्यों की हालत अच्छी नहीं थी, और कांग्रेस जो है स्पष्ट कर दिया था कि वो सरकार का साथ नहीं देगी। ठीक है, अब इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव दे करके एक प्रस्ताव प्रकाशित किया, और उसके माध्यम से भारतीयों का सहयोग मांगा कि विश्व युद्ध में भारतीय हमारा सहयोग करें। और इसी प्रस्ताव को, चूँकि 8 अगस्त को ये प्रस्ताव लाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे,
पहली चीज़, भारत को युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। नंबर 1, केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा, इसके लिए संविधान सभा युद्ध के बाद बनाई जाएगी। एक भारत रक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी रखा जाएगा। और युद्ध के बाद भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय या वर्ग या दल को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई प्रभावशाली दल करेगा। तो ये लिनलिथगो के प्रस्ताव थे, इसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य से कुछ कम स्वीकार्य नहीं था और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर चुकी थी। तो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए और कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य, और इसमें न तो पाकिस्तान था न पूर्ण स्वराज्य, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो यही अगस्त प्रस्ताव है। अब इस घटना के बाद आप देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, यह भी 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ठीक है, ये क्या है? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और द्वितीय विश्व युद्ध से अपने आप को अलग साबित करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया किस कारण से? एक तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने आप को अलग साबित करने के लिए कांग्रेस ने यह सत्याग्रह प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी की विचारधारा थी और गांधी जी जिसे नामित करेंगे वो ही व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करेगा। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को इन्होंने पवनार से यह सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये महत्वपूर्ण है। विनोबा भावे। कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने सत्याग्रह प्रारंभ किया तो सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल भेज दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का सीमित प्रभाव पड़ा, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। गांधी जी के सभी आंदोलनों में ये सबसे कमज़ोर और सबसे प्रभावहीन आंदोलन रहा है। ठीक है, फिर आपको हम बताते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। अब ये क्या है क्रिप्स मिशन? ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हालत अच्छी नहीं थी और दूसरी तरफ जापान जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरोध में आ गया, मित्र राष्ट्रों के विरोध में लड़ने लगा। अब जब जापान ने अंग्रेज़ों को पराजित करके उनसे सिंगापुर, रंगून इनको छीन लिया, जीत लिया, तो फिर जापान की सेना भारत की तरफ बढ़ी। इन्हीं परिस्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वो भारतीयों से सहयोग ले, भारतीयों से सहयोग मांगे और इसके लिए भारतीयों से समझौता करे। अब रूजवेल्ट ने जब चर्चिल पर दबाव पड़ा, तभी दबाव डाला, तभी आप देखेंगे कि चर्चिल ने भारतीयों के साथ एक समझौता करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजने की घोषणा कर दी
इसी को क्रिप्स मिशन कहते हैं। इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे। एक तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे, दूसरे आप देखेंगे कि लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, और तीसरे A.V. अलेक्जेंडर थे। ये 3 थे। ठीक है। मार्च 1942 में ये मिशन भारत पहुंचता है और फिर भारतीयों के सामने इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसी को क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। अब क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे? एक युद्ध के बाद एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज्य का होगा। युद्ध के बाद एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा और इसका स्तर किसका होगा? अधिराज्य का होगा। ठीक है। फिर युद्ध के बाद भारत का संविधान बनाया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। इसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाएगी। इस संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य और देसी रियासतों के सदस्य होंगे। तीसरी चीज, धार्मिक एवं जाति अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव में भी अगस्त प्रस्ताव की ही बातें थोड़े बहुत बदलाव के साथ प्रस्तुत कर दी गई और इस कारण भारतीय और नाराज हो गए कि आप जो है उन्हीं चीज़ों को फिर हमारे सामने रख दिए। और फिर कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये अग्रिम तिथि का चेक है। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा कि नहीं, ये तो दिवालिया बैंक के अग्रिम तिथि का चेक है। ऐसा बैंक जो दिवालिया हो गया है उसका अग्रिम तिथि का चेक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भी असफल रहा। ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हमने आपको कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आप देखेंगे कि आज हमने आपको सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा की। फिर आप देखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पुरस्कार, गांधी इरविन पैक्ट, प्रांतीय चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन के बारे में बताया। तो इतने सारे चीज़ें हम आज के लेक्चर में बताए हैं। ठीक है। और कल हम आपको इसके आगे बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के देश की आज़ादी तक की बातें, वो कल के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।